गुस्से में उसके कदम कमरे के दरवाजे के अंदर पड़े ही थे कि उसकी नज़र बाथरूम से नहाकर निकलती आयत पर थम गई। बदन पर लिपटा सफ़ेद तौलिया और गर्दन से रिसती पानी की बूंदें उसके गीले वजूद की गवाही दे रही थी। कंधों पर बिखरी घनी जुल्फें ऐसी महसूस हो रही थी मानो चमकते चांद को काली घटाओं ने अपने आगोश में ले लिया हो। उसके निखरे रूप और तराशे हुए वजूद को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो लगभग 1 साल से ऊपर की मासूम बच्चे की माँ है। हान की आंखों में गुस्से और शराब की सुर्खी साफ झलक रही थी। उसके चेहरे पर एक खौफनाक जहरीली मुस्कान उभर आई। उसने आयत को सर से लेकर पांव तक अपनी जलती हुई निगाहों से नापा। उस नज़र में हैवानियत, हवस और नफरत का मिला-जुला जहर घुला हुआ था। हान की भारी आवाज़ सन्नाटे को चीरती हुई गूंजी। तो तंजिया लहजे में बोला, मेरी आदरणीय भाभी जी, क्या बात है? आज इस कमरे में, वो भी इस रूप में, मेरे इतने करीब। आयत के कदम वहीं ठिठक गए। सीने पर लिपटे तौलिए पर उसकी उंगलियों की पकड़ कस गई और दिल किसी खौफजदा हिरनी की तरह तेजी से धड़कने लगा। उसने झटके से नजरें झुका लीं और कांपती आवाज में बोली, आप आप प्लीज अपनी मर्यादा में रहिए। हान अपनी नशीली निगाहों से उसे घूरते हुए एक एक कदम आगे बढ़ा। आया डर कर 2 कदम पीछे हटी, लेकिन पीछे दीवार आ गई। हान ने दीवार पर दोनों हाथ टिकाकर उसे अपने घेरे में पूरी तरह कैद कर लिया। उसकी गर्म और शराब में डूबी सांसें आयत के चेहरे को सुलगाने लगी। वो उसकी सूरत को निहारते हुए बोला, "तो अब आप मुझे मेरी मर्यादा सिखाएंगी, इसकी खुद की कोई मर्यादा नहीं है।" फिर आयत के गाल पर अपनी उंगली फेरते हुए एक मदहोश कर देने वाले खतरनाक लहजे में फुसफुसाया, "मैं अंदाजा भी है कि क्या लगती हो तुम। दिल तो करता है कि..." इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, आयत बदहवास होकर चीख पड़ी, "हाँ जी, प्लीज़, कहा ना मैंने, अपनी हद में रहिए।" उसकी आवाज़ भले ही काँप रही थी, मगर उसमें एक साफ गरिमा थी। हान एक जहरीली हंसी हंस पड़ा। उसने आयत के जबड़े को अपनी उंगलियों में बेरहमी से भींचते हुए कहा, हद, और तुम जैसी लड़की के साथ हद। सीमाएं और मर्यादाएं शरीफ लड़कियों के लिए होती हैं, तुम जैसियों के लिए नहीं। मैं जब जब देखता हूँ मुझे अपने वो आदर्श भाई याद आते हैं। नफरत होती है मुझे उनसे और तुमसे। अपनी शादी से पहले भी वो तुम्हें मुझ पर थोपना चाहते थे, और कमाल के इंसान थे, जीते जी जो ना कर सके मर कर कर गए। तुम मेरे लिए सिर्फ उनकी जूठन हो। खुद को मेरी पत्नी समझने की भूल मत करना। आयत की आंखों में आंसू छलक आए, पर उसने अपनी पलकें नहीं झपकाई। आप क्या जाने कि आपके भैया क्या थे। उनके जूते की धूल की बराबरी भी आप पूरे जीवन में नहीं कर पाएंगे। और रही बात हमारी शादी की, तो मैंने आपसे भीख नहीं मांगी थी कि आप मुझसे शादी करें। आपके परिवार ने ही मुझे आपके साथ बांधा है। अगर आपको मैं इतनी बुरी लगती हूँ, तो शादी के लिए मना क्यों नहीं कर दिया? इसमें मुझे कसूरवार क्यों ठहरा रहे हैं? कसूर तुम्हारा ही है, सिर्फ तुम्हारा। हान की आवाज में शेर जैसी दहाड़ थी। तुम अच्छी तरह जानती थी कि मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मैं दादाजी की बात नहीं टाल सकता था, पर तुम तो मना कर सकती थी। तुमने इतना भी नहीं सोचा कि अपने ही भाई की इस्तेमाल की हुई चीज को मैं कैसे अपनाऊंगा? क्यों क्यों नहीं मना कर सकते थे आप? आयत ने आंखों में आंखें डालकर तंज कसा, प्रॉपर्टी के लिए जो मना करते ही आपके हाथ से निकल जाती। हान के दिल में एक आग सी लग गई। उसने गुस्से से पागल होकर आयत के नाजुक कंधों को दबोचा और पूरी ताकत से एक तरफ धक्का दे दिया। आयत अपना संतुलन खो बैठी और घुटनों के बल संगमरमर के ठंडे फर्श पर जा गिरी। एक तीखी टीस उसके पूरे वजूद में दौड़ गई, लेकिन कमरे में घुसती उसकी सिसकियों का हान के पत्थर दिल पर कोई असर नहीं हुआ। वो बिना मुड़े सीधे कमरे से बाहर निकल गया। आयत जैसे तैसे खुद को संभाल कर उठी, अपने कपड़े बदले और बेड पर लेट गई। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। अभी हान तेजी से कमरे में वापस आया। उसे देखते ही आयत सहम कर तुरंत उठी और एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। हान बिना उसकी तरफ देखे सीधे ड्रेसिंग टेबल के सामने गया, अपने बाल सेट किए और रूखेपन से बोला, आज रात मैं घर नहीं आऊँगा। दादाजी पूछे तो कह देना कि किसी ज़रूरी काम से गया हूँ। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ कि आज मैं सोनिया के साथ रहूँगा। सोनिया का नाम सुनते ही आयत के सीने में एक गहरी टीस उठी। उसका दिल छलनी हो चुका था। वह क्यों ऐसे इंसान के साथ बंध गई थी जो हर रोज उसकी रूह की नीलामी कर रहा था। वह कांपते होठों से बस इतना कह सकी, जी ठीक है, कह दूंगी। तभी अचानक बाहर बिजली
बड़े जोर से कड़की, जिसकी लाइट से खिड़की के शीशे चमक उठे। उस भयानक कड़कड़ाहट से आयत डर के मारे चीख पड़ी और बिना सोचे समझे सीधे आहान के सीने से जाकर लिपट गई। डर के मारे उसने आहान की चौड़ी पीठ और कंधों को अपनी नाजुक उंगलियों से इतनी कसकर भींच लिया कि उसके नाखून तक उसकी त्वचा में गड़ने लगे। आयत का पूरा वजूद थर-थर काँप रहा था। उसकी तेज और बेकाबू होती सांसें आहान की खुली छाती पर गर्म भाप की तरह टकरा रही थीं और उसके कांपते होंठ अनजाने में ही आहान के सीने को छू रहे थे। एक पल के लिए आहान के अंदर सोए हुए जज्बातों का एक भयानक तूफान उठ खड़ा हुआ। आयत के भीगे बदन की खुशबू, उसके जिस्म की गर्माहट और उसकी बेबसी ने आहान के रगों में दौड़ते खून की रफ्तार को अचानक कई गुना बढ़ा दिया। उसका हाथ खुद ब खुद उठकर आयत की खुली कमर पर जा टिका और पकड़ गहरी हो गई। लेकिन अगले ही पल आहान के दिमाग में सोनिया का चेहरा कौंध गया। उसकी आंखें सख्ती से भर गईं और उसने झटके से खुद को पत्थर जैसा कठोर बना लिया। ये क्या बदतमीजी है? दूर हटो मुझसे। हान ने उसे खुद से अलग करने के लिए बेरहमी से उसकी कलाई को दबोच लिया। प्लीज प्लीज मुझे दूर मत कीजिए। आयत ने मासूमियत और खौफ से भीगी आंखों से हान की तरफ देखा। उसकी आंखों से बहते आंसू और कांपते होंठ किसी भी पत्थर दिल इंसान का सीना पिघला सकते थे। आयत ने बेबसी में हान के कॉलर को अपने हाथों में भींच लिया और उसकी आंखों में झांकते हुए मासूमियत से बोली, बस बस आज रात के लिए रुक जाइए। मुझे इस तूफानी बारिश और बिजली से बहुत डर लगता है। उसकी इस मासूमियत और कांपती आवाज पर एक पल के लिए आहान का दिल भी डगमगा गया। उसकी उंगलियां अनजाने में ही आयत की कमर पर कसने लगी, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में अतीत का मंजर पहुंच गया कि कैसे ये लड़की पहले उसके भाई के जरिए इस घर में आई और अब दादाजी का सहारा लेकर उसकी जिंदगी में छा गई। अचानक उसकी सोई हुई नफरत ज्वाला बनकर भड़क उठी। आयत का यह डर और उसकी मासूमियत उसे खुद को रिझाने के लिए एक सोची समझी चाल लगने लगी। चालबाज औरत। आहान ने झटके से उसे पकड़कर पीछे ढकेला और गुस्से में बोला, आइंदा मेरे करीब आने की हिम्मत मत करना। आयत खुद को संभाल नहीं सकी और सीधे किंग साइज बेड पर जा गिरी। गिरते ही उसका सिर बेड के कोने से जोर से टकराया और एक तीखी आह के साथ वह बिस्तर पर बिखर गए। उसके घने काले बाल पूरे गद्दे पर फैल गए, लेकिन आहान के पत्थर दिल में उसकी इस तकलीफ को देखकर भी दया का एक कतरा तक नहीं जगा। आयत अपनी फटी फटी डरी हुई आंखों से आहान के उस भयानक चेहरे को देख रही थी, जहाँ ना कोई रहम था और ना ही कोई इंसानियत। आहान का ये रूप देखकर आयत के सीने में बरसों से दबा दर्द और नफरत का गुब्बार बाहर आ गया। आज वह जिस बदतर हालत में थी, उसकी असली वजह लगभग 2 साल पहले खुद अहान ही तो था। और आज वही अहान सारा दोष अपने मासूम भाई और उस पर मर रहा था। आयत की आंखों के सामने 2 साल पहले की काली और खौफनाक रात किसी डरावने सपने की तरह घूम गई। अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उसने अपने आंसू पोंछे और एक झटके से बिस्तर पर बैठती हुई बोली, मिस्टर अहान, अगर आपको मुझसे इतनी ही नफरत थी तो दादाजी के सामने खड़े होकर कहते ना कि आपको मुझसे शादी नहीं करनी। तब तो आपने अपनी कायरता दिखा दी और अब मेरे साथ ये सब करके क्या साबित करना चाहते हैं कि आप बहुत बड़े मर्द हैं। अहान अपनी जगह स्तब्ध खड़ा रहे उसे देखता रह गया। आयत की आवाज भले ही कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में स्वाभिमान का एक शोला कौध रहा था। आप एक नामर्द हैं जो सिर्फ एक बेबस और मजबूर औरत पर अपना जोर आजमाना जानता है, उसकी लाचारी का फायदा उठाना जानता है। किसी औरत को इज्जत देना, उसके शरीर के बजाय उसकी रूह को अपनाना और उसे सुरक्षा का एहसास कराना असली मर्दानगी होती है, जो आपके भाई में थी और जिससे आप कोसों दूर हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। हान की सुलगती आंखों से अब मानो अंगारे बरस रहे थे। जो लड़की अभी कुछ देर पहले एक नाजुक चिड़िया की तरह खौफ से कांप रही थी, वह अचानक शेरनी बनकर अहान अग्निहोत्री को मर्दानगी का पाठ पढ़ा रही थी। अच्छा। अहान की आवाज में एक अजीब सा जहरीला नशा और तंज उतर आया। एक 2 कौड़े की होटल रूम क्लीनर मुझे मर्दानगी सिखाएगी ताकि मैं तुझे अपनी मर्दानगी दिखाऊं और हमारे बीच की ये दूरियां मिट जाएं, है ना? सही कहा ना मैंने? तुम्हें मुझसे नजदीकियां बढ़ाने का इतना शौक चढ़ रहा है कि मेरी मर्दानगी पर ही सवाल उठा रही हो। तो तुम चाहती हो कि तुम्हें तुम्हारा हक देकर मैं अपनी मर्दानगी साबित करूं। यह सुनते ही आयत के चेहरे की रंगत उड़ गई। वह फटी फटी आंखों से
आन को देखने लगी। उसे पहली बार अंदाजा हुआ कि डर के मारे उसने खतरनाक आग को छू लिया है। उसने घबराकर ना में सिर हिलाया और बदहवास होकर बिस्तर पर पीछे की तरफ खिसकने लगी। चलो ठीक है, मुझे भी कोई ऐतराज नहीं। हान ने कलाई से अपनी घड़ी उतारी और बेपरवाही से साइड टेबल पर फेंक दी। वैसे भी बाहर तूफानी बारिश हो रही है, मौसम खराब है, तो सोनिया के पास जाना तो अब नामुमकिन है। क्यों ना आज रात अपनी पत्नी के साथ ही गुजारी जाए। उसके तेवर और आंखों में उतरी नफरत देखकर आयत का वजूद सुन्न पड़ गया। वो कुछ कहना चाहती थी, कोई विरोध करना चाहती थी, लेकिन शब्द जैसे उसके गले में ही घुट कर रह गए। इससे पहले कि वह संभल पाती, हान तेजी से झपट कर बिस्तर पर उसके बिल्कुल करीब आ चुका था। उसने आयत के दोनों नाजुक कंधों को अपनी सख्त पकड़ में जकड़ लिया और भारी दबाव बनाते हुए बिस्तर से सटा दिया। और अगले ही पल आयत के कांपते पंखुड़ी जैसे होठों को अपने बेदर्द होठों में समा गया। आयत बिना पानी की मछली की तरह उसकी ताकतवर पकड़ में तड़प उठी। उसका दम घुटने लगा था। उसके छोटे छोटे हाथ आहान के चौड़े कंधों को पीछे ढकेलने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, लेकिन आहान का भारी जिस्म किसी अडिग चट्टान की तरह वहीं डटा रहा। आयत की आंखों से लगातार बहते गर्म आंसू फिसल कर आहान के गालों को भिगोने लगे। हान के इस अनचाहे स्पर्श और जबरदस्ती ने आयत की रूह को अंदर तक हिला दिया था। इसी तरह अपनी बची कुची हिम्मत और ताकत जुटाकर उसने अपने दोनों हाथों को हान के सीने पर जमाया और एक जोरदार झटका दिया। हान, जो शराब के नशे और अचानक जगे जुनून में अंधा हो रहा था, इस अचानक के धक्के से थोड़ा अनियंत्रित होकर पीछे हो गया। आयत ने एक पल भी गवाए बिना खुद को उसके नीचे से खींचा और बदहवास होकर बिस्तर के सिरहाने से जा सटी। छोड़िए मुझे, हाथ भी मत लगाइए मुझे। आयत का गला रुक गया था, लेकिन उसकी थरथराती आवाज में डर से कहीं ज्यादा नफरत और स्वाभिमान का तीखापन था। इस धक्का मुक्की में उसकी नाइटी आगे से थोड़ा फट गई थी और दो बटन टूटकर गद्दे पर बिखर चुके थे। वो अपने कांपते होठों से नाइटी को सीने में भींचते हुई खौफनाक नजरों से आहान को घूरने लगी। आहान अपने बालों को उंगलियों से पीछे झटका और बिस्तर के किनारे बैठते हुए एक गहरी भारी सांस ली। उसकी आंखों में अब भी गुस्से और अजीब सी तड़प की लालिमा छाई थी। आयत के चेहरे पर फैली बेबसी और उसकी आंखों में छलकती साफ नफरत देखकर आहान का अहंकारी दिल तिलमिला उठा। क्यों? अब क्या हुआ? आहान ने अपनी भारी आवाज में तंज कसा। अभी तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, मर्दानगी देखनी थी। और क्या कह रही थी कि औरत की इज्जत करना असली मर्द की निशानी होती है। तो अब जब मैं तुम्हें तुम्हारा हक देकर तुम्हें इज्जत देना चाहता हूँ, तो अब यूं सती सावित्री बनने का नाटक क्यों कर रही हो? हक? आयत ने रुधे हुए गले से एक तल्ख तंजिया हंसी हंसते हुए कहा, जिसे आप हक कहते हैं मिस्टर आहान अग्निहोत्री, ये हक नहीं, आपकी हैवानियत है। यह आपके अंदर उबलती नफरत का वो घटिया जहर है जिसे आप मुझ पर उगल कर अपनी भड़ास निकालना चाहते हैं। यह सुनते ही एहान झटके से बिस्तर से उठा और खूंखार नजरों से आयत की तरफ बढ़ा। आयत डर के मारे तुरंत बिस्तर से नीचे उतर आई, लेकिन आहान ने झपट कर उसकी कलाई को दबोच लिया और एक ही झटके से उसे अपनी ओर खींचते हुए गुर्राया। जहर तो तुम हो, इस घर के लिए, मेरे लिए। तुम जैसी औरतें मासूमियत का मुखौटा पहनकर अमीर घरानों में दाखिल होती हैं। पहले तुमने मेरे आदर्श भैया को अपने हुस्न के जाल में फंसाया, और अब जब वो इस दुनिया से चले गए तो अपनी लाचारी दिखाते हुए उस 1 साल की बच्ची का सहारा लेकर इस हवेली की मालकिन बनने आ बैठी हो। आयत ने छटपटाते हुए अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आहान की पकड़ लोहे की तरह सख्त और बेदर्द थी। मैंने किसी को अपने जाल में नहीं फंसाया। आयत की आंखों से दर्द के आंसू छलक पड़े, लेकिन उसकी जुबान में जरा भी हिचकिचाहट नहीं थी। आदर्श जी मेरे लिए इंसान नहीं, भगवान थे। उन्होंने मेरे लिए क्या क्या किया है, आप उसका 1% भी नहीं जानते। आप सिर्फ अपनी गलतफहमियों के अंधेरे में जी रहे हैं। मुझे सब पता है। हाँ दहाड़ा, तुम अपने उस 1 साल की बच्ची आशी को मोहरा बनाकर इस घर में बेचारी बनकर आई हो। क्या पट्टी पढ़ाया दादाजी को कि वो इस घर की बेटी है, लड़की होकर कहाँ दर दर भटकेगी। तुम्हारे और तुम्हारे उस बेचारी बच्ची की बेचारगी दादाजी तक ही चलेगी। मैं अच्छे से जानता हूँ तुम यहाँ आदर्श भैया की जायदाद पर कब्जा करने आई हो, और अब मेरे जरिए तुम मेरी जायदाद भी हड़पना चाहती हो। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें इस संपत्ति का 1 रुपया भी हड़पने नहीं दूंगा। तुम सिर्फ एक इस्तेमाल की हुई चीज हो, जिसे मेरे परिवार ने मजबूरी में इस हवेली में शरण दी है। तो इस घर की मालकिन बनने के सपने कभी मत देखना। इस्तेमाल की हुई चीज, ये शब्द आयत के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गिरे। उसका दिल छलनी छलनी हो गया।
अपमान और दर्द की हद पार होते ही उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अहान के हाथ पर अपने नाखून गड़ा दिए। अहान ने दर्द से कराहते हुए अपनी पकड़ ढीली की और आयत तुरंत छिटक कर 2 कदम पीछे हट गए। उसने अहान की तरफ उंगली उठाकर बेहद तल्ख और चेतावनी भरी लहजे में कहा, अपनी इस घटिया सोच को अपने पास रखें मिस्टर अहान। अगर आपको लगता है कि मैं आपकी इस दौलत की भूखी हूँ, तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं। मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी आशी के भविष्य के लिए रुकी हूँ। जिस दिन मुझे लगा कि यहाँ मेरी आत्मा और स्वाभिमान का सौदा हो रहा है, मैं उसी पल इस नर्क को छोड़कर चली जाऊंगी। इससे पहले कि हान गुस्से में कुछ और कहता, कमरे के आधे खुले दरवाजे पर अचानक हल्की सी दस्तक हुई और एक तीखी तेज परफ्यूम की महक हवा में घुल गई। हाँ डार्लिंग, के अंदर क्या ड्रामा चल रहा है? सोनिया बड़े एटीट्यूड के साथ कमरे के अंदर दाखिल हुई। हाई हील्स की खटखट आवाज और ब्लैक रंग की ट्यूब मिडी बॉडीकॉन ड्रेस में वह काफी बोल्ड और मॉडर्न लग रही थी। सोनिया ने एक नज़र में पूरे कमरे का मंजर नाप लिया। बिखरा हुआ बिस्तर, आयत की फटी हुई नाइटी, उसके टूटे हुए बटन, उसकी आंखों से बहते आंसू और आहान का गुस्से से तमतमाता हुआ चेहरा। सोनिया के चेहरे पर एक सातिर कुटिल मुस्कान उभर आई, जो अगले ही पल झूठी हमदर्दी में बदल गई। वह मटकती हुई अहान के पास पहुंची और बड़ी बेबाकी से उसके बाजू में अपने हाथ डालकर खड़ी हो गई। ओ गॉड अहान, मैं कितनी देर से तुम्हारा घर पर वेट कर रही थी। तुमने मेरे कॉल भी रिसीव नहीं किए और यहाँ तुम इस बेवकूफ़ गवार औरत के साथ अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हो। सोनिया ने आयत को नफरत और हिकारत भरी नजरों से सर से पांव तक देखा। तुम्हें तो मेरे साथ क्लब चलना था। चलो मैं खुद आ गई तुम्हें लेने। और आप भाभी जी, ओह सॉरी, आई मीन अब मिसेस अग्निहोत्री, वैसे कि आपको जरा भी शर्म नहीं आती अपने देवर, सॉरी सॉरी, अपने पति यानी कि मेरे हान के सामने इस तरह आधे अधूरे कपड़ों में खड़े होने में। वैसे भी आप जैसी दो कौड़ी की मिडिल क्लास औरत से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। अमीर मर्दों को रिझाने के लिए आप जैसी औरतें ऐसे ही घटिया हथकंडे अपनाती ही रहती हैं, है ना? सोनिया ने एक मगरूर हंसी हंसते हुए आयत को नीचा दिखाया और आगे बोली, लेकिन एक बात याद रखना, सिर्फ अहान की जिंदगी में आ जाने से आप इस हवेली की मालकिन नहीं बन जाएंगी। अहान मेरा है और हमेशा मेरा ही रहेगा। इसलिए अपने ये हुस्न के सस्ते जलवे कहीं और बिखेरना और अपनी औकात और जगह हमेशा याद रखना। अब चलो निकलो मेरे अहान के कमरे से। सोनिया के इस जहरीले तंज और गंदे लांछन से आयत का चेहरा अपमान और शर्म से लाल हो गया। उसकी रूह तक कांप उठी। उसने एक बेबस नज़र अहान की तरफ डाली, जो सोनिया का हाथ थामे पूरी बेरुखी और गुस्से से उसी को घूर रहा था, मानो सोनिया का कहा हर एक कड़वा शब्द उसकी अपनी मर्जी से निकला हो। आयत की आंखों से दर्द का एक आंसू छलक कर गालों पर ढलक गया। वो बिना एक शब्द कहे तुरंत अपनी नाइटी को सीने से और कसकर समेटती तेज कदमों से कमरे से बाहर निकल गई। आयत के जाते ही कमरे का भारी सन्नाटा टूट गया। सोनिया ने एक गहरी और कातिलाना मुस्कान के साथ कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। उसके सैंडल्स की खटखट हान की तरफ बढ़ने लगी। हान अब भी वहीं खड़ा था। उसकी आंखें सुलग रही थीं और सीने में अब भी आयत के तल्ख शब्दों का तूफान उमड़ रहा था। सोनिया ने बिना एक पल गवाए अपने नाजुक रेशमी हाथों को हान के चौड़े कंधों पर टिका दिया। उसकी उंगलियों ने बेहद नरमी से हान की शर्ट के ऊपर के बटन को छुआ और धीरे धीरे नीचे की तरफ खिसकने लगी। इतना गुस्सा, इतना तेवर! सोनिया अपनी नशीली और मदहोश कर देने वाली आवाज में अहान के कानों के पास आकर फुसफुसाई। उसकी गर्म सांसें अहान की गर्दन से टकरा रही थी। उस दो कौड़ी की लड़की के कड़वे बोल तुम्हारे दिमाग पर इतना हावी क्यों हो रहे हैं अहान? अहान ने झटके से सोनिया की कलाई पकड़ी। पकड़ में गुस्सा था, लेकिन सोनिया के चेहरे पर सिर्फ एक बेपरवाह, कामुक मुस्कान छाई रही। उसने खुद को थोड़ा और करीब खींचा, यहाँ तक कि दोनों के सीने आपस में टकराने लगे। छोड़ो मुझे, सोनिया, मेरा मूड ठीक नहीं है। हान की आवाज़ भारी और कड़क थी। मूड बनाना तो मुझे आता है माय लव। सोनिया ने हान की कलाई की पकड़ को नज़रअंदाज करते हुए अपनी उंगलियों को उसके बालों में उलझा दिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखती हुई बोली, भूल जाओ उस औरत को। आज की रात सिर्फ हमारी है। सोनिया ने अपने होठों को आर्यन की गर्दन पर टिका दिया। एक हल्की सी सिहरन हान के वजूद में दौड़ गई। आयत के दिए जख्म और उसकी कही बातें हान को अंदर से भड़का रही थी और सोनिया का ये अनियंत्रित आकर्षण उस आग में घी का काम कर रहा था। हान ने एक पल के लिए अपनी आंखें मूंद ली। नफरत, जिद और
एक अनजाने जुनून के बीच झूलते हुए उसने सोनिया की कमर में हाथ डाला और उसे एक ही झटके में उठाकर पास रखी ड्रेसिंग टेबल से सटा दिया। शीशे पर सोनिया के बिखरे बाल और उसकी बेकाबू होती सांसें कमरे का तापमान और बढ़ाने लगी। सोनिया ने अपनी बाहें अहान के गले में डाल ली और उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया। एक ऐसा पैशनेट और जुनूनी किस जिसमें हवस, जीत का घमंड और एक खतरनाक सा खिंचाव था। अहान भी उस लम्हे में खुद को झोंक चुका था, मानो वो सोनिया के जरिए अपने अंदर उबल रही नफरत को मिटाना चाहता हो। दोनों के बीच का आकर्षण अब अपनी सारी हदें पार कर रहा था। क्या अहान और सोनिया पार कर जाएंगे अपनी सारी हदें? क्या अहान की हवस, नफरत और बदले की इस आग में राख होने वाली है आयत की जिंदगी? जानने के लिए बने रहें हमारे चैनल से, और स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू।